Uh, yeah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मीर शकील अहमद है और आज एक नए केस के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक पेशेंट जिसका 2 साल पहले चोट लगने की वजह से डीएचएस हुआ, यानी कि डायनामिक हिप स्क्रू लेफ़्ट साइड की फीमर के ऊपर हुआ और उसने अपनी फिजियो वगैरह, अपनी रिहैबिलिटेशन सारी करवाई। अब पेशेंट ठीक फुल वेट बेरिंग स्टेटस के साथ चलता फिरता था कि अनफॉर्चुनेटली उसका दोबारा एक्सीडेंट हुआ और अब इस दफ़ा राइट साइड के नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर हो गया और उनको हॉस्पिटल लाया गया और ऑर्थोपेडिक सर्जन ने नेक ऑफ फीमर के फ्रैक्चर को फिक्सेशन की बाइपोलर हेमी आर्थोप्लास्टी के साथ। अब फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, यानी कि हमने उसके साथ क्या किया, हमने उनको क्या हदायत दी, वो थोड़ी सी उसकी मैं डिटेल आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऐसा जब केस हो कि जिसमें हम दूसरे साइड पे ऑलरेडी डायनामिक हिप स्क्रू हुआ हुआ है, तो हमें उसकी एहतियात को मद्देनज़र रखना है। अब राइट साइड पे बाइपोलर हेमियाटोप्लास्टी है, तो हमें इसके बारे में कुछ प्रिकॉशंस पता होनी चाहिए। हमें ये पता होनी चाहिए कि हम कौन कौन सी मूवमेंट्स इस पे करवा सकते हैं और कौन कौन सी मूवमेंट से हमें पेशेंट को रोकना है। सबसे पहले पेशेंट को प्रिकॉशंस गाइड की, जिसमें कि पेशेंट अपनी छाती के करीब अपनी टांग को नहीं लेकर आएगा, पेशेंट क्रॉस सिटिंग नहीं करेगा, पेशेंट अगर करवट लेता है तो दरमियान में तकिया रखेगा, पेशेंट अगर सीधा लेटता है तो दरमियान में तकिया रखेगा, पेशेंट इंटरनली रोटेट यानी कि अंदर की तरफ टांग को नहीं घुमाएगा। ज़ाहिर है कि डीवीटी की ऑप्शन को मद्देनज़र रखते हुए उसकी मुनासिब इंतजाम किए गए थे। बेड सोर की प्रिकॉशंस हमेशा होनी चाहिए कि कहीं लेटे लेटे बेड सोर ना हो। ज़ाहिर है अब दोनों तरफ, एक तरफ प्लेट है और एक तरफ बाइपोलर है, तो पेशेंट काइनेसियोफोबिया की वजह से पेशेंट मूवमेंट नहीं करता, या पेशेंट को लगता है कि कोई रीअकरेंस ना हो जाए, कोई डिसलोकेशन ना हो जाए, कोई प्लेट ना टूट जाए, तो पेशेंट मूवमेंट नहीं करता और बेड पे लेटा रहता है, जिसकी वजह से बेड सोर के चांसेस होते हैं, तो उससे उसको रोका जाता है। तो हम वेट बेरिंग स्टेटस क्या रखेंगे, पहले तो मैं बता दूं आपको कि पेशेंट को सबसे पहले सिटिंग लगना ज़रूरी हो जाता है। अगर पेशेंट बैठेगा नहीं तो उसका हम अगले स्टेटस की तरफ, एम्बुलेटरी फेज़ की तरफ कैसे आएंगे। तो हम वॉकर के साथ पेशेंट को मोबिलाइज करते हैं। वेट बेरिंग स्टेटस पेशेंट का होगा, क्योंकि ऑलरेडी डीएचएस था, डीएचएस पे भी हम वेट ले सकते हैं। अब 2 साल पुराना वो केस है, तो ऑलरेडी उस पर वेट बेरिंग चल रही थी। बाइपोलर हेमियार्थोप्लास्टी, जब भी बाइपोलर हेमियार्थोप्लास्टी होती है तो पेशेंट फुल वेट बेरिंग विद वॉकर कर सकता है। तो पेशेंट को हमने वॉकर के साथ फुल वेट बेरिंग करवा दी। हमने एक्सरसाइजेस क्या क्या करवाई, एक्सरसाइजेस एंगल पंप्स, आइसोमेट्रिक्स, एसएलआर। मैं यूजुअली हमेशा कहता हूँ कि जब भी हिप की सर्जरी हो तो एसएलआर आप 45 डिग्री तक मेंटेन करें, इससे ज़्यादा ना करें। एबडक्शन, लेकिन एक्सेसिव एबडक्शन नहीं करवानी और एडक्शन नहीं करवानी। आप एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे और उसको एक्टिव मूवमेंट्स, और फिर आप कुछ अरसे के बाद उसको आप रेजिस्टेड मूवमेंट्स की तरफ लेकर आएंगे। पेशेंट अपनी वॉशरूम की ज़रूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन कोशिश ये की जाए कि पेशेंट ज़्यादा आगे की तरफ ना झुके या अपनी टांग को ज़्यादा अपनी सीने की तरफ ना लेकर आए, ताकि वो 90 डिग्री के एंगल को मेंटेन करे। हाई कमोड यूज़ कर लिया जाए, लो कमोड के लिए इसके बाई नहीं रखना। बाइपोलर हेमियार्थोप्लास्टी एक स्टेबल सर्जरी होती है, इसमें डिसलोकेशन के चांसेस मिनिमम होते हैं। जिस तरह टोटल हिप रिप्लेसमेंट में डिसलोकेशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, तो बाइपोलर में उसके चांसेस मिनिमम होते हैं। तो पेशेंट को 6 हफ्ते के लिए वॉकर के ऊपर हमने इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपने वॉकर के ऊपर चलना है, आपने टांगों को क्रॉस नहीं करना, आपने चौकड़ी मार के नहीं बैठना, आपने आगे की तरफ नहीं झुकना, आपने बगैर वॉकर के 6 हफ्ते नहीं चलना। अभी तक की हमारी हिदायत पेशेंट के लिए ये है। थैंक यू।